पिछले वीडियो में हमने स्टूडेंट्स केस स्टडी के अर्थ और परिभाषा देखा था। केस स्टडी क्या है, केस स्टडी का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया। तो केस स्टडी का जो सर्वप्रथम प्रयोग था वो चार्ल्स लीपले के द्वारा किया गया। केस स्टडी का जो अध्ययन है वो बहुत ही गहन और सूक्ष्मता से किया जाता है। तो आज हम देखेंगे इस पद्धति की मान्यताएं क्या हैं, आधारभूत मान्यताएं। तो वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति में कुछ एक अथवा कुछ इकाइयों का के अध्ययन से प्राप्त निष्कर्षों को हम संपूर्ण यूनिवर्स या समग्र पर लागू करते हैं, अर्थात विशेष अध्ययनों के आधार पर सामान्य निष्कर्ष निकाले जाते हैं। इसका कारण है कि व्यक्तिगत अध्ययन की कुछ आधारभूत मान्यताएं। तो ये मान्यताएं कौन कौन सी हैं? मानव व्यवहार की समानता। व्यक्तिगत अध्ययन की यह मान्यता है कि मानव व्यवहार में मौलिक एकता पाई जाती है। मनुष्यों में ऊपरी और बाह्य असमानताएं होने पर भी उनकी मूल प्रकृति, प्रवृत्तियों, प्रेरक शक्तियों में समानता पाई जाती है। समान स्थितियों में भी सभी मनुष्यों का व्यवहार एक जैसा होता है। उद्य विकासवादियों की भी मान्यता है कि मानव जाति में मानसिक समानता पाई जाती है। इसी आधार पर अध्ययन द्वारा निकाले गए निष्कर्ष सभी पर लागू किए जाते हैं। सामाजिक घटनाओं की जटिलता है। सामाजिक जीवन की घटनाएं जटिल होती हैं। मानव के परिवर्तनशील स्वभाव के कारण उन्हें समझना कठिन है। मानव व्यवहार के अमूर्त होने के कारण उसे ज्ञात करना एक कठिन कार्य है, किंतु मानव व्यवहार की जटिलता का अध्ययन व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति द्वारा किया जा सकता है। तो इस दृष्टि से एक महत्वपूर्ण विधि है। समय तत्व का प्रभाव है। मानवीय व्यवहार तथा किसी घटना के अध्ययन में समय भी एक महत्वपूर्ण तत्व है। समाज में जो कुछ भी आज घटित हो रहा है वह भूतकाल की अनेक घटनाओं और प्रभावों का प्रतिफल है। किसी भी घटना या परिस्थिति के पीछे अतीत का इतिहास छिपा होता है। अतः किसी घटना को समझने के लिए उसके पूर्व की घटनाओं एवं इतिहासों को जानना आवश्यक है। व्यक्तिगत अध्ययन में किसी घटना को कालक्रम में कार्य कारण संबंधों के आधार पर देखा जाता है, जैसे किसी व्यक्ति के अपराधी, डाकू, नेता, अभिनेता, सामाजिक कार्यकर्ता बनने में समय समय पर किन कारकों का प्रभाव पड़ा है, इसे ज्ञात किया जाता है। परिस्थितियों की पुनरावृत्ति। मानव व्यवहार परिस्थितियों से प्रभावित होता है। एक ही परिस्थिति बार बार घटित होती है और एक इकाई के संपूर्ण अध्ययन द्वारा यह ज्ञात किया जा सकता है कि मनुष्य एक ही परिस्थिति में किस प्रकार का व्यवहार करता है। एक ही परिस्थिति अन्य लोगों के जीवन में भी बार बार आ सकती है, अतः उसके प्रभाव का अनुमान एक ही इकाई का सूक्ष्म एवं गहन अध्ययन करके लगाया जा सकता है। संपूर्ण अध्ययन है। व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति में किसी एक इकाई अथवा घटना के किसी एक पक्ष का नहीं वरन उससे संबंधित सभी पक्षों का अध्ययन किया जाता है। ऐसे अध्ययन में यद्यपि समय तो अधिक लगता है, किंतु जीवन की संपूर्णता में वास्तविक अध्ययन संभव हो पाता है। अब इस अध्ययन पद्धति के प्रकार कौन कौन से? टाइप्स ऑफ केस स्टडी। तो इसका एक तो है व्यक्ति का अध्ययन। इस प्रकार के अध्ययन में एक व्यक्ति के बारे में समस्त सूचनाएं एकत्रित की जाती हैं। इसमें उसके जीवन का प्रारंभ से लेकर अब तक के जीवन के इतिहास का अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार के अध्ययन में उन सभी घटनाओं, परिस्थितियों, पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त की जाती है जिन्होंने व्यक्ति के व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस विधि में व्यक्ति के परिवार में उसके सदस्यों, पड़ोस, मित्र मंडली, पत्र, डायरी, आत्मकथा, लेख, संस्मरण, जीवन इतिहास आदि स्रोतों से जानकारी प्राप्त की जाती है। इस प्रकार इस विधि में व्यक्ति के संपूर्ण सामाजिक जीवन तथा पृष्ठभूमि एवं प्रभाव कारकों का अध्ययन कर निष्कर्ष निकाले जाते हैं। समुदाय का व्यक्ति का अध्ययन। इसके अंतर्गत किसी समूह, संस्था, जाति या समुदाय का एक इकाई के रूप में अध्ययन किया जाता है। श्रीमती यंग का मत है कि व्यक्ति के अध्ययन में संपूर्ण समुदाय की खोज की जाती है। इस प्रकार के अध्ययन में बौद्धिक कुशलता, अनुभव एवं सतर्कता की आवश्यकता होती है। एक समुदाय का व्यक्ति का अध्ययन उसकी आंतरिक स्थिति का पूर्ण रूप से अध्ययन हेतु सामग्री संकलन की व्यवस्थित पद्धति है। इसके लिए उन्हीं साधनों का प्रयोग किया जाता है जो साधन एक व्यक्ति के व्यक्तिगत अध्ययन के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। व्यक्तिगत अध्ययन की प्रक्रिया अब या प्रणाली क्या है? तो इसके लिए कुछ निश्चित चरणों से गुजरना पड़ता है। तो पहला चरण क्या है? समस्या का विवरण। इस पद्धति के अंतर्गत सर्वप्रथम समस्या के प्रत्येक पक्ष की स्पष्ट व्याख्या की जाती है। उसके बारे में भूत एवं वर्तमान की समस्त सूचनाओं का संकलन किया जाता है। समस्या के बारे में जिन पक्षों की व्याख्या करनी होती है उनका पहले से ही निर्धारण कर लिया जाता है। समस्या का वर्णन और उसकी व्याख्या इस विधि का प्रथम सोपान है। इस चरण में निम्नलिखित बातों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। अध्ययन समस्या का चयन। इसके अंतर्गत सर्वप्रथम यह तय किया जाता है कि किन व्यक्तिगत विषयों पर अध्ययन किया जाएगा। यह व्यक्तिगत विषय 3 प्रकार के हो सकते हैं: साधारण, विशेष और असाधारण। इकाइयों के प्रकार एवं संख्या का निर्धारण। अध्ययन विषय के चयन के बाद अध्ययन के लिए इकाइयों की संख्या एवं उनके प्रकारों को तय किया जाता है।
यह भी तय किया जाता है कि अध्ययन की इकाई व्यक्ति, परिवार, समूह, संस्था अथवा समुदाय में से क्या होगी और इनकी संख्या कितनी होगी। विश्लेषण का क्षेत्र, इकाइयों की संख्या निर्धारित करने के बाद यह तय किया जाता है कि समस्या के किन किन पक्षों का अध्ययन किया जाएगा। इसके अंतर्गत इकाई को प्रभावित करने वाले कारकों और उनसे प्रभावित होने वाले तत्वों का भी विश्लेषण किया जाता है। घटनाओं का कालक्रम, समस्या की विवेचना के बाद विभिन्न घटनाओं के घटित होने के क्रम को ज्ञात किया जाता है। यह भी ज्ञात किया जाता है कि इस दौरान क्या क्या परिवर्तन घटित हुए। घटनाओं के उतार चढ़ाव के द्वारा भविष्य में होने वाले परिवर्तनों को समझा जाता है। निर्धारक कारक, व्यक्तिगत अध्ययन में उन कारकों का भी अध्ययन किया जाता है जो किसी घटना के घटित होने के लिए उत्तरदायी रहे हैं। ये कारक दो प्रकार के हो सकते हैं, प्रमुख कारक और सहायक कारक। प्रमुख कारक कौन से हैं? ये वे कारक हैं जो किसी घटना के घटित होने के लिए मूल रूप से उत्तरदायी रहे हैं, जैसे व्यक्ति को अपराधी बनाने के लिए उसके साथियों का योगदान अथवा गरीबी प्रमुख कारक हो सकता है। नेक्स्ट है सहायक कारक। ये वे कारक हैं जो प्रमुख कारकों की सहायता करते हैं, जैसे व्यक्ति को अपराधी बनाने में गरीबी के अतिरिक्त पुलिस का अत्याचार, माता पिता का उपेक्षापूर्ण व्यवहार, मानसिक तनाव आदि सहायक कारक के रूप में कार्य कर सकते हैं। विश्लेषण एवं निष्कर्ष, व्यक्तिगत अध्ययन की पद्धति का अंतिम चरण संकलित तथ्यों एवं सूचनाओं के आधार पर घटना का विश्लेषण करना और निष्कर्ष निकालना है। निष्कर्षों के आधार पर ही सामान्यीकरण किया जाता है। विश्लेषण के दौरान घटना के बारे में कार्य कारण संबंध ज्ञात किया जाता है। इसमें तथ्यों का वर्गीकरण, संकेतीकरण एवं सारणीकरण किया जाता है। साथ ही समस्या का निदान और उपचार भी प्रस्तुत किया जाता है। इसमें अध्ययनकर्ता द्वारा अध्ययन की कमियों एवं भविष्य की संभावनाओं का भी उल्लेख किया जाता है। अब व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति के अंतर किन टूल्स और टेक्निक्स का यूज किया जाता है? तो पहला टूल है डायरिया। कई व्यक्ति को अपने जीवन की दैनिक घटनाओं की डायरी लिखने की आदत होती है। डायरी में से हमें लोगों के जीवन की गोपनीय बातों की जानकारी मिलती है। साथ ही व्यक्ति के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं का कालक्रम के अनुसार विवेचन प्राप्त होता है। डायरी से हमें घटना का वर्णन, आय व्यय के आंकड़े, महत्वपूर्ण पते, विभिन्न विषयों पर व्यक्ति के विचार आदि ज्ञात होते हैं। ये व्यक्ति के व्यक्तिगत अनुभवों को भी प्रकट करते हैं। साथ ही इनसे व्यक्ति के सामाजिक संपर्क का भी हमें ब्यौरा मिलता है। डायरियों द्वारा हमें जो जानकारी प्राप्त होती है उसे हम साक्षात्कार या अन्य विधियों द्वारा भी ज्ञात नहीं कर सकते। दूसरा है पत्र। पत्र के माध्यम से व्यक्ति अपनी भावनाओं, विचारों को प्रकट करता है। कई बार व्यक्ति के एक विषय पर उसके दृष्टिकोण का चित्रण करते हैं। पत्रों के माध्यम से एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति के साथ संबंधों का ज्ञान होता है। पत्रों के अंतर्गत व्यक्ति के जीवन की अंतरंग सामग्री भी प्राप्त होती है, कुछ निश्चित तथ्यों पर प्रकाश डालती है। पत्र में जीवन की कुछ वास्तविक घटनाएं भी लिखी होती हैं। पंडित नेहरू ने श्रीमती गांधी को पत्रों के माध्यम से भारत और विश्व इतिहास की अनेक घटनाओं का ज्ञान कराया था। ये पत्र पहले पिता के पत्र पुत्री के नाम और बाद में विश्व इतिहास की एक झलक शीर्षक से भी पुस्तकों में प्रकाशित हुए। जीवन इतिहास। व्यक्तिगत अध्ययन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण सूचना स्रोत जीवन इतिहास है। इसके अंतर्गत जीवन से संबंधित लिखित तथ्य होते हैं, जिनमें घटनाओं की श्रृंखला, उनका समूह एवं सांस्कृतिक मूल्यों के साथ संबंध ज्ञात होता है। इसमें व्यक्ति स्वयं अपनी भाषा में अपने जीवन की घटनाओं तथा अनुभवों का वर्णन करता है। इसमें जीवन के विकास का एक ऐतिहासिक वर्णन मिलता है। जीवन इतिहास को परिभाषित करते हुए जॉन मेज ने लिखा है, जीवन इतिहास का तात्पर्य विस्तृत आत्मकथा से है, परंतु व्यवहारिक अर्थ में इसके अंतर्गत किसी भी जीवनी संबंधी सामग्री को सम्मिलित किया जा सकता है। इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स हैं या प्रलेख हैं। डायरी, पत्र तथा जीवन इतिहास के अतिरिक्त व्यक्तिगत विषयों के अध्ययन में कुछ अन्य स्रोतों जैसे व्यक्तिगत प्रलेखों का भी उपयोग किया जाता है। इसमें आत्मकथाएं, स्कूल एवं कॉलेज के रिकॉर्ड, वंशावली, पुस्तकों, पत्रिकाओं, सरकारी तथा गैर सरकारी विज्ञप्तियों, साहित्यिक सामग्रियों, भूत एवं वर्तमान से संबंधित अनुसंधान प्रतिवेदनों आदि को सम्मिलित किया जा सकता है। आलपोर्ट ने इसके बारे में लिखा है, ये व्यक्तिगत प्रलेख आत्म प्रदर्शन करने वाले ऐसे तथ्य हैं जो इच्छापूर्वक अथवा अनिच्छापूर्वक लेखक के मानसिक जीवन की संरचना, गत्यात्मकता एवं कार्य करने के बारे में प्रत्यक्ष सूचनाएं देते हैं। इनके द्वारा व्यक्ति के जीवन दर्शन, सामाजिक संबंधों एवं व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि हम जो केस स्टडी मेथड में हम किन टूल्स और टेक्निक्स का यूज़ करते हैं, तो वो है आपकी डायरी, पत्र, आपका जीवन इतिहास और आपके डॉक्यूमेंट्स या प्रलेख। अब इसके गुण क्या हैं? इसके गुणों की हम यदि बात करें तो हम केस स्टडी के मेथड के माध्यम से हम सूक्ष्म अध्ययन करते हैं। ये उपकल्पना और निर्माण में स्रोत होते हैं, अनुसंधान के प्रारंभिक स्तर में प्रयोग होते हैं, महत्वपूर्ण अध्ययन यंत्रों के निर्माण में सहायक हैं, सामग्री की संपूर्णता होती है, तुलना में एवं वर्गीकरण का आधार है, सामान्यीकरण का आधार है, नए अनुभवों का ज्ञान होता है
और दीर्घ प्रक्रियाओं का अध्ययन है, इसमें मनोवैज्ञानिक अध्ययनों में सहायक है। इसके अलावा इस विधि के यदि हम दोष देखें तो ये अवैज्ञानिक विधि है, दोषपूर्ण सामान्यीकरण है, सीमित अध्ययन है, अत्यधिक खर्चीली और समय लेने वाली विधि है, निदर्शन का अभाव है, दोषपूर्ण रिकॉर्ड है, दोषपूर्ण जीवन इतिहास है, अध्ययनकर्ता का अधिक आत्मविश्वास उसमें होता है, अनुसंधानकर्ता का पक्षपात की संभावना रहती है। तो इस प्रकार से हमने इसके गुण, दोष और इसके चरण और टूल्स और टेक्निक्स जिनका हम यूज़ करते हैं उन सब के बारे में अध्ययन किया। धन्यवाद।